नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम में तहलका मचा दिया है। फैसल खान, जिन्हें पूरी दुनिया खान सर के नाम से जानती है। एक साधारण सी क्लासरूम से लेकर एक विशाल डिजिटल साम्राज्य खड़ा करने तक का सफर, और फिर अचानक से विवादों के गहरे भंवर में फंस जाना। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बेहद खास स्टेटमेंट से। संदीप माहेश्वरी, जो खुद एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने खान सर के चैनल को एक स्वतंत्र क्रिएटर का दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल कहा था। मतलब जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये शुरुआत से ही बता देता है कि हम किस लेवल के प्रभाव और किस पैमाने की बात कर रहे हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनका रीच असल में कितना बड़ा है। करीब 2,59,00,000 सब्सक्राइबर्स। सच में ये आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। और मजे की बात देखिए, जब अप्रैल 2019 में इस चैनल की शुरुआत हुई थी ना, तो पहले ही महीने में इसने 10 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। भारतीय यूट्यूब के इतिहास में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे? इतनी बड़ी सफलता रातों रात तो मिलती नहीं है। तो आइए अब जरा उनके उस सीक्रेट टीचिंग फॉर्मूला पर नजर डालते हैं जिसने उन्हें इंटरनेट का इतना बड़ा स्टार बना दिया। असल में उनके पढ़ाने का तरीका एकदम ग्राउंडेड है, एकदम देसी। वो भारी भरकम बोरिंग सिलेबस को एकदम स्थानीय हिंदी और ठेठ बिहारी बोलचाल में समझाते हैं। असल जिंदगी के उदाहरण, उनका वो खास देसी ह्यूमर, ये सब मिलकर पढ़ाई को एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार कहानी बना देते हैं। खास तौर पर उन लाखों ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए जिनके लिए जटिल विषयों को समझना पहले एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। और इस देसी तरीके का इम्पैक्ट कितना गहरा है, ये हम इसे कोट से समझ सकते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा का ये बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें ऐसा कोई टीचर मिला होता तो उन्होंने यूपीएससी टॉप कर लिया होता। जब एक टॉप लेवल का ऑफिसर ऐसा कहे तो ये एकदम साफ हो जाता है कि शिक्षा को मजेदार और असरदार बनाने में इस फॉर्मूले ने सच में गजब की महारत हासिल कर ली है। इसको एक बहुत ही फेमस वायरल उदाहरण से समझते हैं। पापी यानी प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। सुनने में कितना भारी भरकम और तकनीकी शब्द लगता है ना? ये असल में हवाई जहाज की लैंडिंग से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन खान सर ने इसे अपनी क्लास में एक ठोक और ठोक देंगे जैसे एकदम आम बोलचाल वाले शब्दों से समझा दिया। मतलब एविएशन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को आम आदमी की भाषा में कुछ ऐसे फिट कर देना कि कोई उसे जिंदगी भर ना भूले। यही उनका असली टैलेंट है। खैर, ये तो बात हुई डिजिटल दुनिया की। अब इंटरनेट से बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं पटना का, जहां खान ग्लोबल स्टडीज का एक बहुत बड़ा और जमीनी साम्राज्य खड़ा है। ऑफलाइन दुनिया में इनकी हकीकत दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश करती है। एक तरफ तो इनकी फीस बेहद किफायती है, मतलब बड़े शहरों के महंगे कोचिंग के मुकाबले सिर्फ 6 से 10 हजार रुपए के बीच। ये बात इसे हर किसी के लिए बहुत अफोर्डेबल बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बड़ा लॉजिस्टिक ड्रॉबैक भी है। फीस कम होने की वजह से एक एक बैच में हजार से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। क्लासरूम कम और स्टेडियम ज्यादा लगता है, जहां हर एक स्टूडेंट पर अलग से ध्यान दे पाना प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, ये अफोर्डेबल मॉडल सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 20 रुपए। पटना में उनके खान हेल्थ केयर में एक जनरल डॉक्टर से कंसल्टेशन की फीस मात्र 20 रुपए है। यहाँ तक कि डिजिटल एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी मेडिकल सुविधाएं भी मार्केट से काफी कम रेट पर मिल जाती हैं। ये साफ दिखाता है कि उनका ये पूरा का पूरा विजन ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक पहुंचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन देखिए, जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो विवाद भी साथ आते ही हैं। अब हम उनके पब्लिक पर्सोना के उस जटिल और थोड़े विवादित पहलू की तरफ बढ़ते हैं और इसका एकदम निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करते हैं। साल 2021 में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ उनकी असली पहचान को लेकर। इंटरनेट पर अचानक से ये दावा किया जाने लगा, जिसे खूब प्रचारित भी किया गया, कि वो असल में एक हिंदू हैं और उनका नाम अमित सिंह है। लेकिन अगर हम तथ्यों पर बात करें तो हाल ही के कानूनी रिकॉर्ड, खासकर क्रिमिनल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 1183 के दस्तावेजों ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि उनका कानूनी नाम फैसल खान ही है और उनके पिता का नाम बशीर अहमद है। खैर, पहचान का विवाद तो जैसे तैसे शांत हो गया, लेकिन उनके इस साम्राज्य पर असली और सबसे बड़ा संकट आना अभी बाकी था। और इसकी शुरुआत हुई 2026 के नीट यूजी पेपर लीक घोटाले से,
जिसने उन्हें सीधे मीडिया के साथ एक बड़े टकराव में खड़ा कर दिया। अब इस हिस्से के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक नॉर्मल सी टीवी डिबेट ने एक फुल ब्लोन वॉर का रूप ले लिया। हुआ ये कि डिबेट के दौरान एक नेशनल न्यूज एंकर ने डिजिटल एजुकेटर्स को खारिज करते हुए उन्हें फर्जी कह दिया। इस पर खान सर ने अपने छात्रों और साथी शिक्षकों का बहुत ही आक्रामक तरीके से बचाव किया। उन्होंने अपने एक वीडियो में पलटवार करते हुए एंकर को सीधे तौर पर सरकारी दलाल तक कह डाला। बस यहीं से एक बड़े कॉर्पोरेट मीडिया हाउस के साथ उनका सीधा टकराव शुरू हो गया। और इस टकराव का नतीजा वो इस बड़े से नंबर के रूप में सामने आया। टीवी टुडे नेटवर्क ने उनकी इन टिप्पणियों और उसके बाद फैंस द्वारा की गई भारी ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का भारी भरकम मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। फिलहाल अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिए हैं और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के कोर्टरूम में चल रही इस डिजिटल और कानूनी लड़ाई की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कहानी वापस पटना की सड़कों पर लौट आई और इस बार मामला एक बहुत ही गंभीर और हिंसक मोड़ ले चुका था। पटना में उनके कोचिंग संस्थान के ठीक बाहर एक राइवल कोचिंग संचालक के साथ एक हिंसक झड़प हो गई और बात तब एकदम हाथ से निकल गई जब गिरफ्तार किए गए अंगरक्षकों ने पुलिस को ये बयान दे दिया कि उन्हें खुद खान सर ने गोली चलाने का सीधा आदेश दिया था। इन संगीन दावों के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जिसने रातों रात उनकी उस अजय और बेदाग छवि को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे तूल पकड़ता है और वो भी कितनी तेजी से। जून 2026 की शुरुआत में केस फाइल होता है। 20 जून को उन्हें पटना कोर्ट से गिरफ्तारी से कुछ समय के लिए अस्थायी राहत तो मिल जाती है, लेकिन तभी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स का उनके संस्थान पर छापा पड़ जाता है। प्रशासन उन्हें अग्नि सुरक्षा की कमियां दूर करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देता है। सीधा सा मैसेज था, या तो 1 हफ्ते में सब ठीक करो वरना कोचिंग और अस्पताल दोनों सील कर दिए जाएंगे। तो अंत में ये पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें एक बहुत ही बड़े और ज्वलन चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। जो शख्स लाखों गरीब और वंचित छात्रों के लिए एक मसीहा, एक उम्मीद बनकर उभरा, क्या वो कानून, कॉर्पोरेट और इस भारी भरकम सिस्टम के तूफानों को झेल पाएगा? ये सवाल इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि इसका सीधा असर उन अनगिनत युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है जो इस किफायती शिक्षा के भरोसे अपने सपने बुन रहे हैं। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।